वीडियो की शुरुआत अगले सीन से होती है। वो दोनों ही अपने सामने का सीन देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और डाउपिंग ये देखकर कहता है कि इन सब बीस्ट की क्रॉप्सिस को देखो, यानी लाशों को, ये सब यहाँ पर खून की उल्टी कहकर मारे गए हैं। पर हाजन ये देखकर हैरानी के साथ कहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बीस्ट भी हैं जिनको हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। आज से पहले मैंने इस लेपर्ड को नहीं देखा था। डाउपिंग इस लेपर्ड के बारे में बताता है कि इसका नाम मोगजी है और ये बाम्बू फॉरेस्ट के टॉप सेकंड रैंकिंग की हायरार्की में आता है। मैंने सुना है कि मैंजी कभी भी बाम्बू ग्लोरी के हाट को छोड़कर वहाँ से कभी भी नहीं जाता तब तक ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर बीस्ट के सेकंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल क्यू का बाम्बू फॉरेस्ट के बाहर आकर क्या कर रहा है। हाजन सेकंड के बारे में कहता है, अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन है। ये सुनकर डाउपिंग उससे कहता है, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो बिल्कुल वहाँ पर है। और हमें वहाँ पे एक सरपेंट की लाश दिखाते हैं जिसके बारे में डाउपिंग उसे बताता है कि इसे सरेंडर सरपेंट कहते हैं। इस सांप के दो पूंछ होते हैं और ये पहली बार है कि मैं इसे देख रहा हूँ, पर इस चीज में मुझे कोई भी शक नहीं है। पर हाजन उससे कहता है कि सच में बाम्बू ग्लोव का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, पर देखने में तो ये बहुत ज्यादा छोटा है। डाउपिंग उससे कहता है कि भले ये छोटा है पर मैंने इसके बारे में सुना है तो ये बिल्कुल ये वही है। पर हाजन आगे बढ़ते हुए सरपेंट के बारे में कहता है, इसको देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और ये देखने में जहरीला भी नहीं लगता। और भले ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो, पर अभी तो ये बाकी सभी लाशों की तरह एक बनकर रह गया है। पर तभी वो इस चीज को नोटिस करते हुए उससे कहता है, तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जो कि सच में बहुत ज्यादा अजीब सी है। डाउपिंग इसके बारे में पूछता है तो हाजन एक बीस्ट की बॉडी को चेक करते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है सभी बीस्ट की मौत एक ग्रुप के अंदर हुई है। तो यहाँ पर जिसने भी इन सबको हराया है इनकी बॉडी के ऊपर एक भी खरोच तक नहीं है। और यहाँ की जो स्पिरिचुअल वेम्बूस है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा हार्ड होने चाहिए थे, क्योंकि ये हार्ट के काफी ज्यादा करीब है। पर देख के ऐसा लगता है कि ये सब यहाँ पर मारे जा चुके हैं। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि ऐसा कर सकता है। और ऐसा लगता है इनको सब फोर्सफुली यहाँ पर मारा गया है। पर तभी अचानक उसे कोल्ड ऑरा महसूस होता है और वो दोनों इस चीज को महसूस करने लगते हैं। हाजन डाउपिंग को रोकते हुए कहता है कि बिल्कुल शांत हो जाओ। ये देखकर डाउपिंग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पे एक लाइट बीज जो महसूस हो रहा है वो उसी के बारे में बोल रहे हैं और वो ऑरा तेजी से बढ़ता जा रहा था। हाजन इसकी वजह से परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आगे किस तरीके की स्ट्रेंज सेंसेशन है। ऐसा लगता है कि ये बाम्बू फॉरेस्ट के हार्ट की तरफ से ही आ रही है और ये सेंसेशन धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी। इसलिए वो डाउपिंग से कहता है कि डाउपिंग तुम यहीं पर रुको, यहाँ से आगे मुझे अकेले जाना होगा, इसलिए चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। डाउपिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर हाजन उसे रोकते हुए आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब समय हो चुका है। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड अपने मसाज करवा रहे थे। पर तभी उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपने मन में कहते हैं, आखिर तुम अचानक से मेरे सामने अपीयर क्यों हुए हो जैकल। और हमें शैडो में एक बड़ी सी फॉक्स जैसे एक परछाई को दिखाया जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने आए। पर जैकल उससे काफी ज्यादा गुस्सा था और वो जैसे उसके ऊपर दौड़ता है तो डीमन लॉर्ड भी उसकी प्रेजेंस को सेंस करके या उसकी पावर को सेंस करके थोड़ा सा पीछे हट जाता है। पर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़े ही आराम से वहाँ पर लेटा हुआ है तो उसकी जितनी भी सर्वेंट्स है वो उसके प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ धकेल दी जाती है और वो लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तो उनके वहाँ पर बेहोश होते ही डीमन लॉर्ड अपने फर्स्ट गार्डियन को वापस समन कर लेते हैं। मोर्डन वहाँ पर आते ही बताता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो डीमन लॉर्ड उससे पूछते हैं, जब मैं सॉलिटरी ट्रेनिंग के अंदर था तो क्या कोई बाम्बू फॉरेस्ट के हार्ट की तरफ जा रहा था, कोई ऐसा गार्डियन है जो कि वहाँ पर गया हो। मोर्डन उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो इससे पहले मैं आपको इसके बारे में रिपोर्ट कर देता। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड थोड़ा सीरियस होते हुए समझ गया था और वो उसे कहता है कि तुमने कहा था कि थर्ड वहाँ पर थर्ड लीडर के साथ रह रहा है। जिसके बाद मोर्डन थर्ड लीडर के बारे में उसे बताता है कि वो यंग एज लड़का है और वो सभी 10 मास्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके पास बहुत सारे टैलेंट एक्सपीरियंस है और इसी वजह से थर्ड यंग लॉर्ड के लिए वही सबसे ज्यादा सूटेबल था, इसलिए वो उनको सर्व करने के लिए वहाँ पर है। डीमन लॉर्ड ये जानने की वजह से कहते हैं अच्छा ऐसा है, पर साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि उसने एक अपॉर्चुनिटी को मेंटेन कर लिया है पर फिर भी उसकी ग्रोथ की कुछ लिमिटेशंस है। तो ऐसा लगता है कि थर्ड वहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो मोडाम से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो मोडाम उसे बताता है कि आज फुल मून से पहले का एक दिन है। ये जानने के बाद डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा यही वजह है जिसकी वजह से जैकल आज मेरे सामने आया था। तो उसकी सभी सर्वेंट्स धीरे करके उठकर उसे माफी मांगती हैं। पर डीमन लॉर्ड अपने मन में कह रहा था लगता है कि थर्ड सच में
ताकत के लालच में इतना ज्यादा पागल हो गया है कि वो चलते हुए अपनी मौत की तरफ ही जा रहा है, या फिर मैं उसे कमाल का लक कह सकता हूँ। अब यही देखना है कि वो माउंटेन के नीचे आने के बाद उसका क्या होता है। जिसके बाद फिर से हमें हाजन का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी और वो उसे बैरियर बनाते हुए उस ऑरा से बचने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके कदम भारी होते जा रहे थे और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ इस हवा के अंदर की टेरिफाइंग क्यू मुझे पीछे धकेल रही है और जैसे जैसे मैं हार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ ये स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा आगे बढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सच में ये बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल क्यू है जिसे आज से पहले मैंने कभी भी सेंस नहीं किया था। पर एक मिनट रुको, ये सेंसेशन मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है, इसको मैं एक बार महसूस कर चुका हूँ। जिसके बाद उसे याद आता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं डेमन लॉर्ड से पहली बार पवेलियन के अंदर मिला था तब उसके अंदर से निकलने वाला कमाल का ऑरा उसने मुझे मौत का एहसास दिलाया था। और ये हवा, इसके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है पर इसकी स्ट्रेंथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बिल्कुल डेमन लॉर्ड की तरह ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर वहाँ पर एक रिवॉर्ड है जो कि मुझे ऑब्टेन करना है, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर ये और अब धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था जिसकी वजह से अब हाजन की मुंह से खून आने लगा था और जितना ज्यादा वो प्रेशर लगा रहा था उसे उतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो थका हुआ कोशिश करते हुए कहता है भले ही मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी को काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया है पर इसके बाद ही मैं अभी भी अपनी इंटरनल इंजरी से सफर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों है जिसे मैं अपनी करंट डिमोनिक एनर्जी के साथ भी हैंडल नहीं कर सकता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रिब्यूट एलिमिनेशन हब की मदद लेना ही होगा जिससे मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करके अपने स्टेल्थ टेक्निक को इस्तेमाल कर सकूं। और ये कहकर वो हब को जल्दी से पी जाता है और इसके बाद वो हब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर पूरे को क्रॉस होने लगती है, यानी फैलने लगती है। इसकी वजह से उसके अंदर की सारी डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगी थी और अब उसके पैर पहले से काफी लाइटर यानी हल्के हो गए थे और अब वो हवा उसकी बॉडी के थ्रू यानी आर पार निकलने लगी थी। और हाजन ने अपने डार्क शेडो क्यू आर्ट डार्क डीमन फैंटम को एक्टिवेट कर दिया था। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो अपने आप को असैसिन किंग हाजन बनाता है और इस चीज को बाहर डॉपिंग भी सेंस कर लेता है और ये देखकर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि अभी अभी वहाँ पर क्या हुआ। ये डिमोनिक एनर्जी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है और थर्ड यंग लॉर्ड ऐसा लगता है कि वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। आखिर अचानक से अंदर क्या हुआ और हमें अंदर दिखाते हैं कि हाजन की बॉडी इस टेक्निक की वजह से ऐसी हो गई है जैसे कि वो किसी तरीके का घोस्ट हो गया हो। उसकी बॉडी हर चीज के आर पार जा रही है और उड़ने वाले पत्ते भी उसकी बॉडी को क्रॉस कर रहे हैं। हाजन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि वो सारा का सारा प्रेशर मेरे ऊपर से हट चुका है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं इस हब के टाइम लिमिट के खत्म होने से पहले हार्ट तक जरूर पहुंच जाऊंगा। और सच में हाजन आगे बढ़ते हुए काफी डेस्परेट होते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे हार्ट के अंदर क्या है। उसके पैर भी किसी पत्थर से टकराने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो उसके आर पार हो रहे हैं, पर तभी वो आगे जाते हुए इस चीज का ठोकर लगकर वहाँ पे जाकर गिर जाता है। ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा सरप्राइज था और ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं डार्क गॉड फैंटम को इस्तेमाल करने के बाद किसी पत्थर पर ठोकर खाकर ऐसे कैसे गिर सकता हूँ। ये पूरी तरह से नामुमकिन है कि यहाँ पर किसी तरीके का स्पेशल पत्थर था या फिर और कुछ। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था, पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो ये देखकर वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि वहाँ पे एक क्यूट फॉक्स का बच्चा सो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है क्या है यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि एक फॉक्स आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी से डॉल्फिन की वो बातें याद आती है कि बाम्बू फॉरेस्ट के डीपेस्ट एरिया के अंदर जितने बीस्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी ये लिटिल फॉक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट में से एक है। इसलिए वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं इसके अपीयरेंस को देखकर ये जज नहीं कर सकता कि ये कोई स्मॉल बीस्ट है या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए मैं अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता। पर जिस तरीके से वो लिटिल फॉक्स वापस सो रही थी ये देखकर वो उसकी क्यूटनेस के अंदर खोते हुए कहता है कि पर सच में ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं इसको सहलाना चाहता हूँ। पर तभी वो अचानक से पीछे की तरफ हटते हुए कहता है मैं लगभग इसके जाल के अंदर फंसी गया था। ये बिल्कुल मुझे किसी नाइन फॉक्स टेल की तरह अपनी तरफ ले जा रही है, इसलिए मुझे अपने ऊपर ध्यान देने के साथ अपने रास्ते के ऊपर ध्यान देना होगा और मैं यही कोशिश करूंगा जब तक ये सो रहा है मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। फिर वो कुछ कदम आगे चलने के बाद अपने सामने कुछ रैम्बोस की तरह चमकने वाले बैम्बूस को देखता है और ये देखकर वो कहता है कि शायद यही अंत है, पर ये मेरी सोच से काफी ज्यादा छोटे हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ। क्या मैं सच में आखिर तक आ चुका हूँ? यहाँ तक आने में तो मैंने काफी ज्यादा कम समय लगाया। मैं इनको देखकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, यानी वही स्पेशल बैम्बूस है जिनके लिए मैं यहाँ पर आया था। और ये कहते ही हाजन जैसे एक बाम्बू को टच करता है उसके अंदर के स्पेशल क्यू को वो सेंस करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ये वही है, मैं इसे सेंस कर सकता हूँ कि इसके अंदर का स्पेशल क्यू सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यू है।
बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बाम्बू। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है ये सबसे ज्यादा प्योर है। अगर मान लो कि मैं इसके 3 को भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं इंटरनल एनर्जी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और साथ ही वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि 3 भाड़ में जाए। मुझे ज्यादा से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं जरूरत से ज्यादा क्यू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। मैंने अपने गोल को यहाँ पर आकर अचीव कर लिया है, तो चलो एक को लेकर चलते हैं। इसे जरूरत से ज्यादा लेकर जाना ये बस लालच है। और फिर उसका ध्यान एक बाम्बू शूट के ऊपर जाता है। ये देखकर वो कहता है कि पर आके यहाँ पर केवल एक ही क्यू है। वो फॉक्स बड़े आराम से सो रहा था और हाजिर उस बाम्बू शूट को निकालने की कोशिश करना चालू कर देता है और कहता है ये स्पेशल क्यू बाम्बू शूट पूरी तरह से प्योर है और उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए मुझे किसी भी तरीके की प्योरिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसको जड़ से निकालने की कोशिश करता है, पर सच में उसकी वजह से उसकी पैंट फट जाती है। वो कहता है कि मैं यहाँ से एक ही स्पेशल बाम्बू लेकर जाने वाला हूँ, तो क्यों ना ऐसे और लेकर चलूं। और उसकी यहाँ पर चिल्लाने की वजह से वो फॉक्स उसकी नींद यहाँ पर खुल गई थी और जैसे जैसे हाजन उस बाम्बू शूट को वहाँ से निकाल रहा था उस फॉक्स की आंखें चमक रही थी और वो भी चीज को सेंस कर लेती कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है और ये लोग थोड़ा सा इंटेंस लग रहा है। अब ना जाने हाजन का क्या होगा। फिर हाजन उस बैम्बू शूट को खाना चालू करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी वजह से मैं उसे निकल भी पा रहा हूँ, पर आखिर अभी तक मुझे अपनी बॉडी के अंदर जरा से भी स्पेशल क्यू महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेशल क्यू को फ्लो होना महसूस हो जाना चाहिए था। तो इसकी वजह से मुझे बस थोड़ा सा वार्म फीलिंग हो रही है, इसके अलावा मुझे कुछ और महसूस नहीं हो रहा। फिर वो उसे खाने के बाद कहता है तो चलो ठीक है, अब हम रियल स्पेशल बाम्बू को काटना चालू करते हैं। हाजन एक अच्छे चमकते हुए बाम्बू के सामने खड़ा हो गया था और वो अपनी तलवार को निकाल कर उसके ऊपर एक स्लैश मारता है, पर हाजन के पावरफुल स्लैश के बाद भी उस बाम्बू के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आता। ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है आखिर मैं इसे काट क्यों नहीं पाया, क्या मेरा स्विंग इतना ज्यादा कमजोर था। जिसके बाद वो लगातार उसके ऊपर कट लगाने की कोशिश करना चालू कर देता है और वो कहता है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि स्पेशल बाम्बू सच में काफी ज्यादा टफ होने वाला है, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसको काट कर ले जाऊंगा। तो उसके कई सारे स्ट्राइक लगाने के बाद भी उसके ऊपर जरा से भी स्क्रैच नहीं आते। अब ये देखकर हाजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो कहता है कि अब ये बाम्बू मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा है, इसलिए वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जरूर काट कर रहूंगा। और वो अपनी तलवार पर अपने स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज करते हुए एक स्टैंड लेता है, जिसके बाद वो स्ट्राइक को लगाते हुए कहता है कि मूव स्लैश, यानी इस अटैक का नाम मूव स्लैश है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक स्ट्राइक के साथ वो बाम्बू बीच में से कट जाता है और बैम वो बड़ा सा बाम्बू आकर जमीन पर गिर गया था। हाजिर भी देखकर खुश होते हुए कहता है कि देखा एक ही बार में, पर सच में ये इतना ज्यादा हार्ड है कि इसे किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे कितना ज्यादा शॉर्ट क्यों हो सकता है जिसकी वजह से ये बाम्बू एक स्टील की जितना हार्ड हो गया। जितना ज्यादा मैं जंगल के बारे में सीखते जा रहा हूँ सच में ये काफी ज्यादा कमाल का होता जा रहा है। पर वहीं साइड में हमें उस फॉक्स को भी दिखाते हैं और जैसे हाजन का ध्यान उस फॉक्स के ऊपर जाता है उस फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होकर पीछे की तरफ उछल जाता है। सच में बेचारा एक फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा डर गया, पर फॉक्स उसको देखकर स्माइल देती है, पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। हाजन उसको देखकर उसे कहता है तुम तो वही फॉक्स हो जो कि मुझे पहले मिली थी, आखिर तुम कब उठ गई। नहीं, मुझे ये जानना है कि आखिर तुम यहाँ पर कब से हो। साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ कि मैं स्पेशल बाम्बू की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पर सच में मैं इसके यहाँ पर प्रेजेंस को सेंस कर ही नहीं पाया कि आखिर ये यहाँ पर कब आया है। पर वो फॉक्स धीरे धीरे करके उसके करीब आ रहा था और हाजन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ, पर वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। साथ ही वो अपने आप से ही कहता है कि हाजन अपने गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि भले ही देखने में ये बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा प्यारा है, पर ये बाम्बू फॉरेस्ट का एक बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा अंदर है, पर मुझे इसके अंदर से किसी भी तरह की ब्लड लस्ट महसूस नहीं हो रही है। क्या मुझे अभी भी इसका अलर्ट रहना चाहिए? और यहाँ पर मेरी हाइपर सेंसेशन भी कहती है कि ये पूरी तरह से ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर किसी तरीके का अटैक करेगा, इसलिए चलो इसको खिलाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही हाजन का हाथ उस फॉक्स के सिर के ऊपर जाता है वो उसकी उंगलियां अपने मुंह के अंदर भर लेता है। ये देखने के बाद हाजन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने उसकी उंगलियां खा ली थी। ये फॉक्स सच में काफी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाते हैं। डॉपिंग अपने सामने स्पेशल बाम्बू को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम सच में उसे ले आए। हाजन भी उसे कहता है कि बिल्कुल, पर इसको काटना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। और साथ ही वो वहाँ पर ये भी बताता है कि मैंने अपने स्वॉर्ड ऑरा को भी इस्तेमाल किया था। हाजन ये जानने के बाद काफी सरप्राइज था और वो कहता है कि सच में ये कट काफी ज्यादा स्मूथ है। सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का स्वॉर्ड ऑरा था।
साथ ही वो हाजिन से जलते हुए कहता है, अगर मेरे पास अभी तक की सबसे ज्यादा कमाल की सूट भी होती तभी मैं इसे इस तरीके से कभी भी नहीं काट पाता। जिसके बाद वो हाजिन से पूछता है कि आखिर फॉक्स का क्या है। हाजिन भी उस फॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और हाजिन उसको देखकर कहता है, क्या तुम मुझे वहाँ से फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए? सच में तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो। और वो डॉल्फिन को इसके बारे में बताता है कि मैंने इसे बाम्बू फॉरेस्ट में सोता हुआ देखा था और मैंने जब इसको पैट करने की कोशिश करी थी तो इसे लगभग मेरी उंगलियों को काट लिया था। पर जैसे वो अपने हाथ को देखता है तो ये देखकर सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो काट के निशान यानी उसने जो काटा था उसके निशान वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। पर ये जानने के बाद कि उस फॉक्स ने हाजिन को काटा है, डॉल्फिन काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस फॉक्स से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है कि तुमने तुम्हारे दांत मेरे यंग लॉर्ड को फंसाने की कोशिश करी, यानी गड़ाने की कोशिश करी। हाजिन उसको शांत करने की कोशिश करता है पर डॉल्फिन उससे कहता है कि मैं इसे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकता जब इसने आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है। पर हाजिन उसे शांत करने के बाद उससे कहता है कि हमारा ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर। जिसके बाद वो दोनों स्पेशल बाम्बू पे अपना फोकस करते हैं और हाजिन कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसे अपने साथ वापस लेकर नहीं जा सकते, तो चलो इसको यहीं पर प्योर करते हैं। डॉल्फिन भी उसे सपोर्ट करने के बारे में कहता है पर हाजिन वहाँ पर बैठ कर अपने बाउंड्रेस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और डॉल्फिन ये देख कर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये टेक्निक जब भी मैं देखता हूँ तो सच में काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता हूँ। कुछ ही समय में आसपास की हवा पूरी तरह से क्लियर हो गई है और इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज सीधी करके निकलती जा रही हैं। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी तरीके की यूनिक मार्शल आर्ट टेक्निक है, यानी इसका तो यही मतलब है कि इनका प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है क्यों मार्शल आर्ट टेक्निक्स के अंदर। और जब भी मैं इनको इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी यंग मास्टर को देख रहा हूँ जो कि कोई 20 साल का लड़का है। इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला इंसान है जो कि कई सारे डेकेड से जी रहा है। हाजिन अपने बाउंडलेस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे करके सारी प्योरिटीज को एक जगह पे इकट्ठा करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बाम्बू की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सेंटर में इकट्ठा होना चालू हो जाती है और वो सारा का सारा बाम्बू जो कि स्टील की जितना मजबूत है धीरे धीरे करके राख के दर बदलने लगता है। उस बाम्बू की सारी प्योरिटीज धीरे धीरे करके सेंटर में आ रही थी और डॉल्फिन ये देख कर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था। और उसके बहुत देर तक ऐसा करने के बाद उसने पूरे स्पिरिचुअल क्यूब को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था और ये हो जाने के बाद वो खुश होते हुए कहता है कि ये पूरा हुआ। और डॉल्फिन को इसलिए काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि सच में आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। पर हाजिन उससे कहता है कि सबसे पहले से तुम पियोगे। डॉल्फिन के सुनने के बाद उससे कहता है आखिर मेरे जैसे किसी इंसान की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं किसी ऐसी प्रीशियस चीज को पी सकूं। पर हाजिन उससे बोलता है कि इस तरीके से ट्रीट मत करो क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे लिए काफी ज्यादा हम्बल थे। पर डॉल्फिन फिर भी उसे कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि मुझे ये हक नहीं है, केवल आप ही ऐसे हैं जो इसे पी सकते हैं और वैसे भी इसे आपने मेरे बिना किसी मदद के पाया है। पर हाजिन फिर से उससे कहता है कि तुम शुरू से ही मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे थे और हम दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा कोल्ड मत हो और जल्दी से उसे पी लो। वैसे भी तुमने मेरी जिंदगी कई बार बचाई है, इसलिए तुम इसे डिजर्व करते हो। और सच बताऊं तो मुझे ये भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है पर मैं इसे तुम्हें पूरा नहीं दे सकता, इसलिए मैं केवल तुम्हें आधा दूंगा और तुम्हें मेरी वजह से एक ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है। सच में तुम मेरी वजह से काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, मैं इस चीज को मानता हूँ। अब ये जानने के बाद डॉल्फिन फिर से इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तब तक आपकी रक्षा करूंगा जब तक मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन खत्म क्यों नहीं हो जाता। अब तक मैं ऐसा कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। अगर कोई भी ऐसा खतरा आता है तो उसे सबसे पहले मेरी बॉडी को खत्म करना होगा, सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा, उसके बाद ही वो आप तक पहुंच सकता है। पर हाजिन फिर से उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ और जल्दी से उसे पी लो। पर डॉल्फिन फिर से और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपनी आखिरी ड्यूटी के खत्म हो जाने के बाद भी ये चीज कभी भी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे को एक ग्रेट फेवर किया था। मैं अपनी मौत के आखिरी दिन तक भी इस चीज को याद रखूंगा। मैं डॉल्फिन यहाँ से जाने के बाद कोर्ट ऑफ एल्डर्स के अंदर जाऊंगा पर उसके बाद ही मेरे दिल में हमेशा ये चीज रहेगी। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले हाजिन इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो उस बाम्बू को उठाकर डॉल्फिन को वो पिलाते हुए कहता है आप पागलों की तरह बातें करना बंद करो, जल्दी से इसे पी लो। और फिर उसे आधे ज्यादा पिला देने के बाद वो उसे कहता है जल्दी से इसे पी लो। इसको पीने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एडम एप्पल यहाँ से हिले। पर वहीं उन्हें किसी की चलने की आवाज आती है और हाजिन ये सेंस करने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। डॉल्फिन इतना सारा पानी पीने के बाद खांसते हुए कहता है क्या? तो हाजिन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। डॉल्फिन जब इस चीज को सेंस करने लगा था और वो कहता है कि आखिर क्या हो रहा है। पर हाजिन चिल्लाते हुए कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों कहता। पर डॉल्फिन कहता है बाम्बू फॉरेस्ट के जितने भी बीस्ट है वो सभी हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं और हम उनके सामने बहुत सारे बीस्ट को दिखाते हैं जो कि उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर हाजिन जल्दी से वो स्पिरिचुअल क्यू को पीते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे इसे खत्म करने दो। और इसे खत्म करने के बाद वो डॉल्फिन से कहता है क्या तुम्हें इस पूरी जगह का लेआउट याद है?
वो उसे कहता है कि बिल्कुल। हाजन ये जानने के बाद खुश होते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी हाजर का ध्यान बड़े आराम से नीचे सो रहे उस फॉक्स के ऊपर जाता है और ये देख कर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये यहाँ पे एक ऐसे क्योटिक माहौल के अंदर भी बड़े आराम से सो रहा है और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ये यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए इस जगह तक आ गया था। इसलिए वो उसे पूछ से उचका कर डापे की गोदी में डाल देता है और कहता है कि इसे पकड़ो और इसे जल्दी से अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी चोट लगे, मैं यहाँ पे लोगों को रोकता हूँ। डापिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर हाजन अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है चलो आ जाओ बास्टर्ड, मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कौन है कि जो यहाँ से बचकर जा पाएगा। पर साथ ही डापिंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड, सबसे पहले आप यहाँ से जाइए, मैं इनका यहाँ पर सामना करता हूँ, उनको रोकने की कोशिश करता हूँ। पर हाजन उससे कहता है कि प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जब भी मैं कुछ कहूँ तो मेरी सुना करो। और ये कहते हुए वो डापिंग के ऊपर स्पेशल पंच से अटैक करता है और इसकी वजह से वो दोनों बहुत दूर चले जाते हैं। डापिंग ये देखकर हाजन को आवाज देता है पर साथ ही वो अपने मन में कहता है सच में बहुत ज्यादा पावरफुल फिस्ट ऑरा है, सच में एक कमाल का मार्शल आर्ट है। सच में वो हाजन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखते हुए हाजन से कहता है कि अपने पीछे देखिए, क्योंकि वहाँ से असुरा लोटस आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये जानते ही जैसे हाजन पीछे की तरफ देखता है वो अपनी तलवार को निकाल कर अपने स्वॉर्ड ऑरा के साथ अपने एक स्ट्राइक के साथ उसके गलों को काट देता है। और उसने यहाँ पर हेवनली स्ट्रिप ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल किया था। उसने अपने एक अटैक के साथ उस बड़े से मुर्गे को यहाँ पर चीर दिया था, जिसको मारने के लिए उसे बहुत ज्यादा पहले मेहनत लगा करती थी। वो अपने मन में कहता है कि मेरे असैसिन किंग के अल्टीमेट टेक्निक्स को, जिनको मैं अभी तक अपने पास छुपा कर रखे हुए था क्योंकि मैं उन्हें अपनी डेमोनिक आर्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, अब मेरे पास ऐसा कोई भी समय नहीं है कि मैं उन्हें अपने पास छुपा कर रखूं। इसलिए अब समय आ गया है कि मुझे उन सबको इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाते हैं जो कि डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर बैठकर बड़े आराम से सामने की तरफ देख रहे थे। पर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर जैकल बाहर क्यों आ गया है। जैकल बैम्बू फॉरेस्ट का ओनर है, पर डीमन लॉर्ड के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बाहर आया है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने सामने बैम्बू फॉरेस्ट को समन कर लेता है और उसके ऐसा करते ही पूरा बैम्बू फॉरेस्ट उसके सामने आ गया था। वो अपने सामने देखते हुए कहता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पर वहीं उसे अपने सामने थर्ड यानी हाजन देखता है, जिसको देखकर वो समझ गया था। डीमन लॉर्ड कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि आखिर क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हाजन के क्यूब ब्लॉक से सवाल करने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुका है। ये पहले से बहुत प्रिसाइज हो गया है और इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है। मैंने डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर थर्ड की जो एसेंस देखी थी वो थी डेथ। जिसके बाद फिर से हमें हाजन का सीन दिखाते हैं जो कि रेगुलर मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था और वो कहता है कि कोई भी मेरे सामने आएगा तो आज उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि आज कौन कौन आ रहा है। और डीमन लॉर्ड ये देखकर उसे कहता है लगता है कि थर्ड धीरे करके अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। और वो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने उसे डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर बुलाया। और साथ ही वो जैकल से भी इसके बारे में पूछता है कि आखिर तुमने थर्ड के अंदर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम आज इसके साथ हो। जिसके बाद फिर से सीन हाजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके सामने बहुत ज्यादा बड़ा लेपर्ड आकर खड़ा हो गया था। सच में ये देखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हाजन भी इसको देखकर कहता है तुम तो सबसे काफी ज्यादा बड़े हो, क्या तुम बैम्बू ग्रोव के किसी तरीके के लीडर हो या कुछ और। तो वो लेपर्ड अपने पंजे के साथ उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, पर हाजन सही समय पर आसमान में जंप करके उस अटैक से बच जाता है। हाजन ये देख अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हेलो कह रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। पर साथ ही वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मैं सच में इस बेकार के फॉरेस्ट से नफरत करने लगा हूँ। और ये कहकर वो एक बाम्बू के ऊपर खड़ा हो गया था और जैसे वो लेपर्ड उसके ऊपर अटैक करता है वो कहता है कि ये फॉलो करेगा। जिसके बाद वो अपने फुट स्टेप ग्रास होपर एलेक्लेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अटैक की वजह से उस लेपर्ड का एक दांत भी टूट गया था। सच में ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से वो लेपर्ड काफी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं हो गया था। हाजन वहाँ पर खड़ा होने के बाद कहता है अगर मैंने डेमोनिक आर्ट को मैंने सिंपल फुट स्टेप ग्रास ऑफ एक्सेलरेशन के साथ इसे मर्ज करने की कोशिश की तो इसकी वजह सच में काफी कमाल का अटैक बन गया। पर मैं इसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने सोचा था कि तुम बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हो, इसलिए नाटक करना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और तभी वो लेपर्ड और भी ज्यादा गुस्से के साथ बाहर आ गया था। उसके इंटेंट लुक की वजह से हाजन काफी डरते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। तो उसकी स्पीड अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर हाजन सरप्राइज हो गया था और उसका अटैक इस बार पूरी तरह परफेक्ट लगता है। इस अटैक की वजह से हाजन काफी घायल होकर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी धुआं हो गया था और अब वहाँ पर और भी कई सारे लेपर्ड्स आना चालू हो गए थे।
हाजन काफी दूर जाकर गिर गया था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पर जैसे जैसे वो खास कर उठना चालू करता है, वो अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है। हाजन अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और जैसे वो लेपर्ड्स फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, हाजन अपने कपड़ों को फाड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर मान लो कि एक और ऐसा अटैक मुझे फिर से लगा तो मैं किंग यांग को अंडरवर्ल्ड में मिलने के लिए चला जाऊंगा। और वो क्रेजी लुक के साथ उस मॉन्स्टर से कहता है, यहाँ पर आने के बाद से हर एक बीस्ट को मैं टेस्ट कर लिया है, केवल एक को छोड़कर। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही वही सेम नहीं करूंगा जो कि मैंने बाकियों के साथ किया है? और साथ ही वो अपनी एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, ये मेरी डेमोनिक आर्ट की एनर्जी पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद ये स्पेशल बैम्बू के स्पेशल क्यू की वजह से हो रहा है और अभी तक वो स्पेशल क्यू पूरी तरह से डेमोनिक एनर्जी के अंदर नहीं बदला है। ये स्पेशल क्यू का फोर्स डेमोनिक एनर्जी को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी डेमोनिक आर्ट भी थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। पर उसके सामने के वो लेपर्ड्स काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर रोर कर रहे थे। वो ये देखकर सोचता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग लगातार आते जा रहे हैं और अब मेरे पास ट्रिब्यूट एलिमिनेशन हब नहीं बची है, इसकी वजह से अपने स्टेल्थ आर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर अचानक से उसके पीछे से भी कई सारे लेपर्ड्स आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और एक लेपर्ड के अटैक ने उसकी पीठ को पूरी तरह से छील दिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और ये घाव उसे काफी ज्यादा दर्द दे रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे पीछे से भी कोई आ सकता है, पर यहाँ पर ये सभी बिना किसी रीजन के मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। और ये सभी बीस्ट ऐसा पीक मास्टर की जितने ही पावरफुल है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। और वो लेपर्ड रेगुलर उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और वो कहता है कि ये सब मुझे सोचने तक का समय नहीं दे रहे। पर हाजन भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो इतने आसानी से उनको डॉज कर उनके ऊपर अटैक न कर सके। वो भी पे बैक जरूर करता है और वो रेगुलर आगे पीछे सभी जगह के लेपर्ड्स को मारने में लगा हुआ था। इसकी वजह से कईयों की हालत तो खराब हो गई थी, पर वो ये देखकर कहता है कि मैं इस तरीके से जब तक ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से हार नहीं जाते मैं उनको इस तरीके से पंच नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर एक एक करके इनसे अगर फाइट करता हूँ तो ये फाइट रेगुलर ही चलती रहेगी। पर वो देखता है कि उनकी संख्या धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो वो धीरे धीरे करके सच में यहाँ पर मारा जाने वाला था। इसलिए वो कहता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है, ये पूरी तरह से बेकार है कि अगर मैं उनसे अलग अलग फाइट करता हूँ तो इन सभी को एक साथ हराना होगा, जिसके बाद ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर मेरी डेमोनिक आर्ट कमजोर है तो बस मुझे मेरी सारी डेमोनिक एनर्जी को बढ़ाना होगा, जिससे मैं इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकूँ। और ये कहने के बाद वो अपने डेमोनिक ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे इन सभी को एक साथ तबाह करना होगा। जिसके बाद वो अपने एक अटैक एक्सप्लोजन माउंटेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और जमीन पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अपने आसपास के जितने भी बीस्ट होते हैं उन सभी को काफी ज्यादा दूर धकेल देती है और इसकी वजह से वो सभी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और ये अटैक की वेव पूरे फॉरेस्ट के अंदर जाती है और हमें फॉरेस्ट के बाहर का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर डॉल्फिन बाहर आ गया था और वो काफी ज्यादा थका भी हुआ था, पर वो ये देखकर कहता है कि आखिरकार मैं बाहर आ गया हूँ। पर तभी वो भी इस वेव को सेंस करते हुए कहता है कि पूरा जंगल हिल रहा है, जरूर ये सब यंग लॉर्ड की वजह से ही हुआ होगा। आखिर अंदर क्या हो रहा है? वो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान भी था, पर वो क्यूट फॉक्स बिना किसी रिएक्शन के साथ सामने की तरफ देख रही थी। इसकी नजरों को देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी हाजन को देख पा रही है। जिसके बाद सीन फिर से बाम्बू ग्लोव के अंदर का दिखाते हैं, जहाँ पर हाजन आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर कौन सा रास्ता था जिस जगह से मैं आया था। ये पूरी तरह से क्लियर है कि वो डायरेक्शन जहाँ से मैं आया था मैं उसे भूल चुका हूँ और मेरी स्पीड भी सच में काफी ज्यादा स्लो है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक आर्ट को इस्तेमाल करने के बाद से मेरे पैर मुझे ऐसा महसूस हो रहे हैं जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा वजन बांध दिया गया हो। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, उससे पहले कि मैं फिर से किसी बीच के सामने आ जाऊँ। पर वही वो एक बाम्बू को टच करते हुए कहता है कि इस बाम्बू के अंदर जरा सा इमोशन नहीं है और वो सामने का सीन देखते हुए कहता है कि सारे के सारे बाम्बू बिल्कुल इसी की तरह है और ये सेंट भी बिल्कुल वैसी है जब बाम्बू ग्लोब की डेप्थ के अंदर मैंने एंटर किया था। यानी डेफिनेटली बीच की वो लाशें आसपास ही जरूर पड़ी होंगी। ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं आया था। और अब उसके पीछे सरेंडर सरपेंट को दिखाते हैं और जैसे ही हाजन का ध्यान जब तक उसके ऊपर जाता है वो सरपेंट उसके ऊपर अटैक कर चुका था। ये देखकर जल्दी से वो अपनी तलवार के साथ उसके मुंह को रोकता और कहता है ये तो वही सरपेंट है जिसको मैंने पहले देखा था। पर सरपेंट ने अपने दोनों पूंछों के साथ उसके हाथों को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप उसकी तलवार से भी छूटने लगी थी। ये देखकर हाजन भी कहता है इसी तरीके से चलता रहा तो ये तो मेरे हाथों को पूरी तरह से तोड़ देगा। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि सरपेंट के जहर की वजह से उसकी तलवार अचानक से पूरी तरह से सड़ने लगी थी
और थोड़ी देर बाद ये सरपेंट उस तलवार को बीच में से काट देता है। और हाजन की ये देखने के बाद जान हलक में आ गई थी, क्योंकि इसके बाद अब उसके पास कोई भी ऐसा चारा नहीं बचा था जिसकी वजह से वो अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। और ये देखकर हाजन अब ये भी समझ गया था कि सरपेंट के जहर के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये हर एक चीज को पूरी तरह से मार देती है, और इसी की वजह से आसपास के बाम्बू भी पूरी तरह से मर चुके हैं। और यही वजह है कि ये सरपेंट मार्जिन से भी स्ट्रॉन्गर है। सरपेंट ने हाजन को जमीन पर गिरा लिया था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस उसके कंट्रोल में नहीं था। ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अब ये सरपेंट उसे आसानी से मार सकता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है कि मॉन्स्टरियस वर्म, मुझसे दूर हो जाओ। मेरे दोनों हाथ यहाँ पर इसकी वजह से बंधे हुए हैं, और अगर मैंने कुछ भी अभी नहीं किया तो जरूर मेरी यहाँ पर मौत हो जाएगी। और जैसे वो सरपेंट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने बड़े बड़े दांत उसके शरीर में धंसाता, पर तभी पीछे से एक तलवार आकर उसके माथे को चीर देती है। हाजन ये देखने के बाद पूरी तरह से सन्न हो गया था, और तभी डाउपिंग वहाँ पर आकर हाजन से कहता है कि यंग लॉर्ड, क्या आप ठीक है? वो डाउपिंग को देखकर थोड़ा सा शांत हो जाता है, और यहाँ पर डाउपिंग ने हाजन की जान बचा ली थी। इस सरपेंट को मारने के बाद डाउपिंग उसे दूर फेंक देता है, और वो हाजन से कहता है, मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, इसलिए चलिए उठ जाइए और हम लोग चलते हैं। पर हाजन उसको देखकर उससे कहता है, क्या तुम्हें ये देख ऐसा लगता है कि मेरी हालत ठीक है? तुम्हारी तलवार ने लगभग मुझे यहाँ पर भी मार डाला था। सच में मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से बाहर ही रहना। पर डाउपिंग हाजन को उठाते हुए कहता है, क्या अगर मेरे यंग लॉर्ड यहाँ पर है तो एक गार्ड होने के नाते मैं उन्हें पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए अब चलो चलते हैं, हमको यहाँ से जल्दी से बाहर भी निकलना है। पर तभी अचानक से वो पूरा जंगल फिर से हिलना चालू हो जाता है, और तो ये कंपन पहले से और भी ज्यादा पावरफुल थी। डाउपिंग ये देखकर काफी सरप्राइज था, पर हाजन ये देखकर उसे कहता है, ये लोग मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा फास्ट हैं। और अचानक से वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ चुके थे, जो कि हाजन की वजह से काफी ज्यादा घायल थे। और ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि तो मेरी उम्मीद से जरूर से ज्यादा है। जिसके बाद वो डाउपिंग से इसके बारे में पूछता है कि आखिर एग्जिट यहाँ से कितनी दूर हो सकता है, तो वो उसे बताता है कि लगभग 2 किलोमीटर। हाजन ये जानने के बाद अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करूँ तब भी ये यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, और हम लोग श्योरली वहाँ पर पकड़े जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर सारी चीजों को खत्म करना ही होगा। डाउपिंग हाजन से कहता है, आप मेरे पीछे हो जाइए, जब तक मैं आपके लिए समय निकालता हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए। पर वो डाउपिंग से कहता है कि फालतू बकवास करना बंद करो, और अब हम लोग यहाँ पर लड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को इस जगह पर ये सब खत्म करना होगा। क्योंकि अगर हम लोगों में से एक यहाँ पर रहकर किसी के लिए समय निकालता है, तब भी यहाँ पर इतने ज्यादा है कि हम किसी को यहाँ पर नहीं रोक सकते। और फिर वो बेस्ट फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और हाजन भी ये देखकर अपने डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा, या फिर यहाँ पर खुद ही मर जाऊंगा। और फिर हाजन की उन बीस्ट से फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिर अचानक से क्यों मुझे उसके आखिरी वर्ड क्यों याद आ रहे हैं? हाजन, क्या तुम जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? हाजन उन बीस्ट को मारते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पर हाजन सारी बीस्ट से लड़ते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पर मैंने अपनी सारी जिंदगी किसी और के लिए एक हथियार की तरह बिता दी, इसलिए मैं सच में पागलों की तरह जीना चाहता हूँ। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना था कि जिससे किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि वो मुझे टच कर सके। और इस बार मैं अपनी जिंदगी को फ्रीली जीऊंगा। और ये कहते हुए हाजन और डाउपिंग दोनों ही मिलकर कई सारे बीस्ट को मार चुके थे। सच में फाइट काफी ज्यादा इंटेंस है। पर तभी हाजन का ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि एक बड़े से लेपर्ड ने उसके ऊपर पीछे से अटैक करके उसके हाथ को घायल कर दिया था। इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, पर जब तक वो अपने आप को संभालता है तब तक वो लेपर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगा था। ये देखकर हाजन गुस्से के साथ उससे कहता है, क्या तुम फिर से मुझ पर वही अटैक करना चाहते हो जहाँ पर तुमने मुझे पहले अटैक किया था? लगता है कि तुम्हें एक और मौका खाने की जरूरत है, जिसके बाद तुम अपने सेंसेस के अंदर वापस आ जाओगे। मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और ये कहने के बाद वो अपने फिर से डिमोनिक ऑरा को निकालते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। और जैसे वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है, वो फिर से अपने एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, सीधे उस बीस्ट की बॉडी के ऊपर करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर छेद हो गया था। और इस अटैक की वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस बीस्ट के ऊपर की जितनी भी खाल होती है वो सब भी उसकी हड्डियों के ऊपर से उतर गई थी। वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा बन गया था, और उस बीस्ट के वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। डाउपिंग उसके पास आकर उसे पूछता है कि आपकी हालत ठीक है? पर वो लंबी से सांस लेते हुए कहता है, मैं तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर लेकर यहाँ से जा सकते हो? पर डाउपिंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये देखकर हाजन थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर और भी कई सारे बीस्ट सामने आ गए थे। डाउपिंग ये देखकर कहता है कि सच में इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, आपको जितना ज्यादा जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर वहाँ पर अब 3 आइड लेपर्ड भी आ गया था, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है।
उसकी प्रेजेंस ही हाजन को बहुत ज्यादा डरा देती है। पर वहीं हमें क्यूट फॉक्स का भी सीन दिखाते हैं जो धीरे धीरे उस बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर बढ़ रही थी। पर वह हाजन उस प्रेजेंस को महसूस करने के बाद उसे वो सब याद आता है जब उसकी पिछली लाइफ में मौत हो गई थी। किस तरीके से डेमन क्वीन ने उसके हाथों को काट दिया था और किस तरीके से उसने उसको मार दिया था। इस चीज को याद करते हुए वो कहता है कि मैं एक हॉरिबल डेथ के बाद आखिरकार फिर से जिंदा हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी। डार्पिन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आप उस डायरेक्शन में भाग जाओ जिस डायरेक्शन से मैं आया था। मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। पर वो 3 आइड लेपर्ड उनके ऊपर बहुत जोर जोर से गुर्रा रहा था। पर अगले पल में जैसे वो अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर किसी और भी ज्यादा पावरफुल चीज को देख लिया है। पर वहाँ पर वही क्यूट सी फॉक्स आ जाती है जिसकी आंखें रेनबोस की तरह चमक रही थी। सभी बीस्ट उसको देखने के बाद सच में बहुत ज्यादा डर गए थे और वो दोनों भी ये देखकर काफी सरप्राइज थे। हाजन उसको देखकर उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। करता ही वो बीस्ट यानी हमारी छोटी सी क्यूट फॉक्स अपनी आंखों के अंदर से लाइटिंग शो करती है और ये लाइटनिंग आसमान को छूती है और इसकी वजह से वहाँ पे लाइटिंग स्ट्राइक लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर रेनबोस की तरह लाइट चमकते हुए एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के हो जाने के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और हमारी क्यूट फॉक्स हमारे हीरो को चाट रही है। ऐसा लगता है कि वो उसे उठाने की कोशिश कर रही है या फिर बस वो उसे लिक कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। पर थोड़ी देर में हाजन को होश आ गया था और वो अपनी आंखों के सामने क्यूट फॉक्स को देखता है। ये देखकर उठते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, क्या मैं फिर से मर गया। पर लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर साथ ही उस क्यूट फॉक्स को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या हो। तभी अचानक वो उसकी गोदी में आकर बैठ गया था। ये देखकर वो डरते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे ऊपर से उतरो, क्या तुम फिर से मुझे खाने वाले हो। ये सोच कर वो बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि उतर जाओ। वो डार्पिन को आवाज देते हुए कहता है कि प्लीज यहाँ पर आकर कुछ करो। पर डार्पिन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि स्क्वाड गार्ड जल्दी से उठो और यहाँ पर आकर कुछ करो। वैसे क्यूट फॉक्स का नाम हमें पहले से पता है, इसलिए मैं इसे इसके नाम से ही बुलाऊंगा जिससे इसको समझाना काफी ज्यादा आसान हो। इस क्यूट से गोल्डन फॉक्स का नाम गोल्डी है, तो मैं इसे आगे से गोल्डी ही बोलूंगा जब तक ये इसका नाम नहीं रख देता। उसके बाद तो वैसे ही गोल्डी बोलना है। और ये सब खत्म हो जाने के बाद हमें हेवनली डिवन कल्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर डेमन लॉर्ड के पैलेस के अंदर मीटिंग रखी गई थी। वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर वो सभी लोग भी हैं जो आगे जाकर मेन इवेंट में काम करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर वो 6 भाई बहन भी हैं जो कि हमारे हाजन के 6 भाई बहन हैं। डेमन लॉर्ड यहाँ पर मीटिंग को स्टार्ट करता है और मोडम पूछता है कि आगे आने वाले फेस्टिवल्स में आपने 57,000 ईयर मांगे हैं और ये पिछली बार से 12,000 ईयर ज्यादा है। पर इस बार की स्पेशल स्ट्राइक फोर्स आउट ऑफ ड्यूटी है, तो ये तो पहले से कम होना चाहिए था। मैं ये देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एक्सपेंसेस पहले से काफी ज्यादा इंक्रीजेस क्यों है, यानी पहले से काफी ज्यादा क्यों बढ़े हुए हैं। इसलिए वो इसकी एक्सप्लेनेशन इंटरनल एनलाइटमेंट फैकल्टी मास्टर से मांगता है। तो इंटरनल फैकल्टी मास्टर सोयोन सिम आगे आते हुए कहती है कि मैं आपको ये समझाती हूँ। ये चीज कंफर्म है कि डेमन कल्ट की 7 बड़ी फैमिलीज में से 4 बड़ी फैमिली इस फेस्टिवल को ज्वाइन करने वाली है, जिसमें डेमन स्वॉर्ड फैमिली एज अ की मेंबर यहाँ पर होगी। और डेमन कल्ट की 7 फैमिली एक रिन्यूड फैमिली है जो कि सेट को 100 सालों से भी ज्यादा से प्रोटेक्ट कर रही है। तो मुझे इस चीज के ऊपर पूरा यकीन है कि इस कल्ट की डिग्निटी के लिए हमें उसे इस चीज से ऑनर करना चाहिए। पर मोडम उससे कहता है कि कल्ट की डिग्निटी को प्रूव करने के लिए हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये चीज सबको पता है कि 4,000 ईयर से कौन यहाँ पे प्रूव कर रहा है। और अगर सारे फैमिलीज के हेड इस चीज को अटेंड करते हैं तो ये चीज उनके लिए ऑनर होगी कि वो 6 हेवनली स्पिरिट जो कि डेमन गॉड खुद के हाथों से बनाते हैं वो उन्हें देंगे। और इसके अलावा कल की डिग्निटी और ग्लोरी डेमन लॉर्ड से है, ना कि पैसे से। वो इस चीज एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ भी हो मैं इस चीज का आदेश देता हूँ कि सभी एक्सपेंसेस को काफी कम किया जाए। ये सुनने के बाद उससे कहती है कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगते हुए कल दोपहर तक एक न्यू प्रपोजल और अपनी अपॉलॉजी भी दे दूंगी। और सबके बाद मोडम डेमन लॉर्ड को बताता है कि इतना सब इंटरनल और एक्सटर्नल डेमोनिक हेड की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर था। जिसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट अभी तक कभी ट्रेनिंग से वापस नहीं आया। मोडम उसे बताता है कि वो अभी 3rd गार्डियन डेमन हॉल से बाहर आने में उसे समय लगेगा। ये सुनकर वो उससे कहता है ठीक है। जिसके बाद वो सेकंड को बाहर बुलाता है। ये डेमन लॉर्ड का सेकंड सन और सेकंड डिसाइपल है जांग प्योंग। डेमन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि तुम फिर से अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो। तो सेकंड यंग लॉर्ड उससे कहता है मार्शल आर्ट पहले मेरी हर दिन की जिंदगी के अंदर पूरी तरह से जुड़ चुकी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से बेकार होगा कि मैं फिर से क्लोज डोर ट्रेनिंग को चालू कर दूं। जब तक समय नहीं आ जाता मैं आउटडोर के लिए एक और चांस मांगता हूँ।
मुझे अभी काफी टाइम लगेगा। ये सुनने के बाद एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सब अपने मार्शल आर्ट स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ये डेमन लॉर्ड के सामने इस तरीके से बात कर रहा है। सच में ये काफी ज्यादा बोल्ड हो चुका है। पर डेमन लॉर्ड उससे कहते हैं उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, जिसे पता है कि वो आखिर कहाँ पर खड़ा है, इसलिए जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। पर जानने के बाद एल्डर्स और भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि जो कि मार्शल आर्ट को जज करने के लिए बहुत ज्यादा हार्श होता है, उसकी तरफ से तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और तो फर्स्ट यंग लॉर्ड जो कि अपनी ट्रेनिंग के अंदर है और सेकंड यंग लॉर्ड ज्यादा सबसे ज्यादा बेस्ट कंसिडरेशन है। ये सुनने के बाद जियान पांग उनका शुक्रिया करता है, जिसके बाद फोर्थ को बाहर बुलाया जाता है। डेमन लॉर्ड इमून को देखकर उससे कहते हैं तुम कुछ दिनों में थोड़े से अलग लगने लगे हो, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। इमून इसके लिए उनका शुक्रिया करता है, पर वो कहते हैं कि अभी भी तुम काफी ज्यादा लेट हो। अगर तुम यहाँ पर दूसरों को ओवर पावर्ड करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंकना होगा और अब और भी ज्यादा करना होगा। भले सब कुछ अचीव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सुन इमून उनसे कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को याद रखूंगा। पर डेमन लॉर्ड काफी गुस्से के साथ उससे कहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से डिवोटेड कर दो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि अपने आप को शांत रखो। मास्टर हमेशा मुझसे कहते हैं कि अपने आप को डिवोटेड करो, पर आखिर क्या मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूँ? क्या ये मार्शल आर्ट नहीं है, या फिर मैं अपने सपोर्टर्स को एक्सपेंड करूँ, या फिर मैं जो करता हूँ मुझे उसी के ऊपर ध्यान देना होगा। जिसके बाद फिफ्थ को आगे बुलाया जाता है। ये फिफ्थ लेडी जो सियोन है और सियोन की कंडीशन देखकर डेमन लॉर्ड उसे कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर कुछ लिमिट होती है जहाँ पर तुम अपने करंट मार्शल आर्ट को बूस्ट कर सकते हो और अपने टैलेंट को भी। पर इसकी वजह से फोर्थ और सेकंड दोनों की नजरों में वो आ गई थी। डेमन लॉर्ड उसे आगे कहते हैं इस मीटिंग के बाद तुम एक एल्डर कोर्टयार्ड में जाकर उस मास्टर से मिलोगी और साथ ही वो आगे कहते हैं कि तुम 10 ग्रेट डेमोनिक आर्ट में से किसी एक को चुन भी सकती हो। सियोन ये सुनने के बाद उनका शुक्रिया करते हुए कहती कि मैं कभी भी इस दया को नहीं भूलूंगी। पर फोर्थ ये जानने के बाद अपने मन में कहता है, यानी इमून अपने मन में कहता है कि इसने केवल इसी को पेश किया है, क्या मुझे अपने प्लान को चेंज करना चाहिए? सिक्स्थ अब वापस आने वाला है। लगता है कि सिक्स्थ उस मेरे फेस्टिवल को अपने पैट्रियार्च के साथ ही अटेंड करेगा। जिसके बाद सेवेंथ और सबसे ज्यादा यंगेस्ट को बाहर बुलाया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए वो डेमन लॉर्ड से माफी मांगती है। इसका नाम चा यू मिन है और ये डेमन लॉर्ड की सबसे ज्यादा छोटी लड़की है। पर डेमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी स्पॉइल्ड बच्चे के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम अपने स्टेट के अंदर रहोगी तो आखिर तुम एक स्ट्रॉन्गर कैसे बन सकती हो? ये सुनने के बाद सभी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा काम करो, हार्ड वर्क करो। और ये जानकर वो बहुत ज्यादा कपकपा रही थी और वो डेमन लॉर्ड से कहते कि ठीक है। पर डेमन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि तुम मरने से डरती हो? ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी, पर वो कहती कि नहीं, मैंने तुम लोगों में से किसी को भी ये नहीं सिखाया कि कभी रेस्ट करना है। इसलिए अगर तुम सच में ताकत चाहते हो तो कभी भी अपने लिमिट से बाउंड होकर मत रहना। क्या तुम लोग ये समझे? और फिर अपने एग्जाम को पीने के बाद वो थर्ड को बुलाते हैं। वो कहते कि वो लेट है, पर तभी गेट खुलने लगते हैं और थर्ड अंदर आता है। उसके बारे में बताया जाता है और जैसे जैसे हाजन अंदर आ रहा था सभी लोग उसको देखने के बाद काफी सरप्राइज थे। वो कहते हैं कि थर्ड पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, पर हमें लगा था कि उसने अपने मार्शल आर्ट को पूरी तरह से खो दिया है। पर ऐसा लगता है कि सच में वो बाबू फॉरेस्ट से भी पूरी तरह से सही सलामत निकल कर आ गया है। हाजन अंदर आते ही डेमन लॉर्ड को ग्रीट करता है और डेमन लॉर्ड भी उसको देखकर काफी खुश होते हैं। वो हाजन की पावर को सेंस करते हुए कहते हैं ये बहुत ज्यादा कमाल की डेमोनिक एनर्जी है। आखिर ये इस समय तक किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी वजह से इसके अंदर से निकलने वाली बॉइलिंग एनर्जी इतनी ज्यादा कमाल की है। इसलिए वो हाजन के उनके सामने खड़े होने के बाद उससे कहते हैं कि एक्सीलेंट। पर डेमन लॉर्ड के मुंह से ये सुनने के बाद सभी एलियंस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ये अब तक डेमन लॉर्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेज थी जो कि उन्होंने अभी तक किसी को दी है। डेमन लॉर्ड हाजन से पूछते हैं क्या कर बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर कैसा रहा, क्या वो एक अच्छी जगह थी जहाँ पर तुम फ्रेश एयर ले सके? पर हाजन उससे कहता है कि सरप्राइजिंगली पर वो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी। साथ ही वो अपने मन में कहता है अगर मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचूं तो वो मेरी पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा वियर्ड चीजों में से एक है। और डेमन लॉर्ड ये सुनने के बाद उसे कहते हैं कि मेरे साथ आओ। पर हाजन ये सुनने के बाद हक्का बक्का रह गया था, उसे उस चीज की टेंशन हो गई थी और वो अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बहुत ज्यादा रूड था? मैं बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर गया था जैसा उन्होंने बोला था और मैं उनके ऑर्डर पे ही तो बाहर आया हूँ। पर डेमन लॉर्ड मोडाउन से कहते कि अब सारी चीजें तुम संभालो। पर डेमन लॉर्ड के पास से जाते ही वो उस मीटिंग को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर देता है। पर हाजन का तो कुछ अलग ही हाल था। वो घबराया हुआ अपने मन में सोच रहा था क्या मैं बाम्बू फॉरेस्ट से सर्वाइव कर आ गया, क्या इसलिए मुझे ये किसी और भी टेरिफाइंग जगह पर तो नहीं भेजने वाले? क्या मैं बाम्बू फॉरेस्ट के अंदर जो इनके बारे में हर कोई कुछ बोल रहा था क्या ने वो सब सुन लिया था? मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद यानसेन अपने सभी लोगों से कहती है कि हम लोगों को बजट को फिर से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा बिजी होने वाले हो।
और साथ ही उन लोगों में और भी कई सारी बातें होती हैं जहाँ पर वो लोग जनरल स्टेटलिस्ट के बारे में भी पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ आज क्यों नहीं आए। तो यूसुफ उन्हें बताते हैं कि नॉर्थ में एक एक्साइटिंग बिजनेस को चालू किया गया है, शायद वो उसकी वजह से काफी ज्यादा बिजी है। ये जानकर वो बाकी एल्डर्स भी काफी सरप्राइज थे और फिर सभी इसी के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। पर इसके अलावा और भी कई सारे एल्डर्स होते हैं जो कि थर्ड यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेज उसे दिया है और उसको देख ऐसा नहीं लगता कि वो क्यूब ब्लॉक से उठकर आया है। और भी कई सारी उसके बारे में बातें होती हैं जो सुनने के बाद इमून बहुत ज्यादा जल बन जाता है। वो अपने मन में उसको गालियां दे रहा था और वो कहता है कि फिर से नहीं। हाजिर ने यहाँ पर आते ही हर एक की अटेंशन अपने ऊपर इकट्ठी कर ली है और ना जाने डीमन लॉर्ड को भी उसके अंदर क्या दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब वो क्यूब ब्लॉक के सही सफर कर रहा था उसे तभी मार देना चाहिए था। सच में हाजन की वजह से इमून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। डीमन लॉर्ड हाजन को एक कोर्ट गार्डन के अंदर लेकर आ गए थे। हाजन आसपास देखते हुए कहता है ये तो बिल्कुल उसी पवेलियन की तरह है, पर ये डीमन कल्ट की बात से जरा सा भी मैच नहीं करता। डीमन लॉर्ड उसे बैठने का बोलते हैं, इसकी वजह से उसका ध्यान टूट जाता है और हाजन काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो सामने की चेयर पर बैठ गया था, पर वो अभी भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है मैं 8 महीने बाम्बू ग्लोव के अंदर सर्वाइव कर आया हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए और मैंने वो सारी चीजें करी हैं जो कि इनने मुझसे करने को कही थी। मैंने यहाँ पे ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। डीमन लॉर्ड उसे फिर से शराब पिलाते हैं और ये देखकर वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है ये तो लास्ट टाइम की तरह ही अल्कोहल पिला रहे हैं। और डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं क्या तुमने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मूव टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया? हाजन ये सुनने के बाद कंफ्यूज था क्योंकि उसे द ब्लैक ड्रैगन माउंटेन नाम की किसी भी टेक्निक के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपने मन में कहता है क्या अगर अचानक से यहाँ का टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है और आखिर यहाँ पे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनकी वजह से मैं इसको पी भी नहीं पा रहा क्योंकि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। पर डीमन लॉर्ड अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं क्या तुमने ट्रू डेमोनिक आर्ट के साथ किसी भी चीज को मिक्स किया है? हाजन ये सुनने के बाद सर से पांव तक थर थरा कर कांपा जाता है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है क्या ये मेरे मार्शल आर्ट के अंदर देख सकते हैं? डीमन लॉर्ड आगे कहते हैं देखकर ऐसा लगता है कि तुमने बुद्धिस्ट सेक्ट के मार्शल आर्ट को इसके साथ जोड़ा है। हाजन बहुत ज्यादा डरा हुआ अपने मन में कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मेरे अंदर देख सकते हैं? मैं जानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि डीमन लॉर्ड किसी के मार्शल आर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। क्या ये इस चीज की वजह से गुस्सा है कि मैंने ट्रू डेमोनिक मार्शल आर्ट को बिना इनकी परमिशन के मॉडिफाई कर दिया? अब लगता है कि ये मुझे बाम्बू फॉरेस्ट से भी बहुत ज्यादा बेकार जगह पर भेजने वाले हैं। ये सोच कर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। पर डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मैं इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। हाजिर ये देखकर कहता है क्या एक और कॉम्प्लीमेंट? पर साथ ही डीमन लॉर्ड उसे आगे कहते हैं एक न्यू मार्शल टेक्निक को क्रिएट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है जो कि 10 ग्रेड डेमोनिक आर्ट से भी काफी ज्यादा हायर लेवल की हो। पर ये सुनकर हाजिर कहता है कि ये मेरे लिए भी ज्यादा आसान नहीं था। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि डीमन लॉर्ड के अचानक से इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से मुझे तो शर्म आना चालू हो गई है। पर डीमन लॉर्ड उससे आगे पूछते हैं क्या अगर तुम एक बुद्धिस्ट आर्ट के साथ ही आगे क्यों आए? आखिर उसी को ही तुमने क्यों जोड़ा? हाजिर उनको बताते हुए कहता है मैंने कई सारी चीजों को इसके साथ ट्राई किया, पर मैंने पता लगा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और सबसे ज्यादा बेस्ट है और इसी की वजह से मुझे इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। डीमन लॉर्ड चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे पर वो उससे आगे कहते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। हाजिर ये सुनने के बाद फिर से काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि डीमन लॉर्ड उससे आगे कहते हैं कि सच में भले ही डेमोनिक आर्ट के अंदर पावर ऑफ इम्पैक्ट में काफी ज्यादा लैकिंग है, पर ये फाउंडेशन के लिए इस कल्ट की सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक्स है। क्या तुमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि तुम्हें इसे किसी और मार्शल आर्ट के साथ कंबाइन या मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं थी? हाजिर ये जानने के बाद सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। तुमने वहाँ पे एक फूल को खिलाया है जहाँ पे पहले से एक पेड़ खड़ा हुआ है। पर हाजिर अपने मन में कहता है कि बूढ़े इंसान अपने दिमाग को बदलो। क्या तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे ऐसा कहा नहीं था कि मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ? तो आखिर अब तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तो डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं पर ये सब ठीक है क्योंकि तुमने रिजल्ट के तौर पर काफी ज्यादा अच्छे अचीवमेंट को पाया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हाजिर ये सुनने के बाद काफी सरप्राइज था और वो कहता है क्या मुझे सच में यहाँ से जाना चाहिए? क्या यही वजह थी जिसकी वजह से इनने यहाँ पे मुझे बुलाया था? अगर इनको मेरे मार्शल आर्ट के बारे में ही बात करनी थी तो क्या मुझे एक लेटर नहीं भेज सकते थे? और अगर मान लो कि मैं यहाँ पर थोड़े और समय तक भी रहता हूँ तो ये इसके बारे में मुझसे और भी कई सारी बातें करने लगेंगे, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर डीमन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए हाजिर से कहते हैं कि इस बॉटल को भी अपने साथ लेकर जाना, ये तुम्हारे एक अच्छे काम की वजह से तुम्हारा रिवॉर्ड है। और साथ ही डीमन लॉर्ड भी इस चीज की वजह से खुश होते हुए कहते हैं आखिर कौन ने ऐसा सोचा था कि ये एक बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट को जोड़कर एक नए मार्शल आर्ट को क्रिएट कर लेगा?
इसने सच में मुझे एक और बार सरप्राइज कर दिया। पर हायन ये जानने के बाद काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर उसे बॉटल मिली थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे अल्टीमेट डीमन की डिफिकल्टी के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है। ये बस एक कोइंसिडेंस था। पर क्या थर्ड अगली बार भी मुझे इसी तरीके सरप्राइज करेगा? अगर ऐसा हुआ तो इवेंट सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी डिटेल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।